ये जो रूबल मैकेनिज्म है और इसमें आती चुनौतियां किस तरीके से हम दूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड बैरियर्स को हम रिड्यूस करें। इट्स हाई टाइम, और हम कुछ ऐसा देखें, क्योंकि सिंप्लीफाई करना होगा उस ट्रेड प्रोसेस को। जो रूट है हमको उसको बदलना होगा, क्योंकि यूरोप सैंक्शंस लगा रहा है और आगे भी लगाएगा। ऐसे में हमको ये देखना होगा कि हमारा ट्रेड रूट क्या होना चाहिए, उसको लेकर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और क्या उसके लिए चीन के साथ Are we in a position to get softened? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चीन के साथ जो है, देखिए चीन के साथ भी हमारा ट्रेड काफी है, तो हम लोग तो खैर ट्रेड करते हैं इन डॉलर्स चीन के साथ जी। अब किस तरह से ये कॉम्प्लिकेटेड इशू को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस है रूबल ट्रेड का, जब हम लोग करते थे रशिया के साथ। जो उनका जो हमको जो पैसे उनको देने हैं, उससे रशिया क्या करना चाहता है। एक तो हो सकता है कि हमारे माल खरीद ले, इंडिया से माल खरीद ले, तो वो एडजस्ट हो जाएगा उसमें, पर कितना खरीदेंगे। वो कहते हैं कि हम 50-60 बिलियन डॉलर का माल अभी नहीं खरीद पा रहे, पर फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो हाउ टू सॉल्व दिस इशू विल बी इकोनॉमिस्ट को देखना पड़ेगा, बैंकर्स को देखना पड़ेगा कि कैसे किया जाए, किस तरह की करेंसीज में किया जाए। और इसमें चाइना के युआन का एक रोल हो सकता है, पर उसमें ऐसा है कि हमारे पास चाइना के साथ युआन में तो हम डील नहीं करते हैं, चाइना के साथ तो डॉलर करते हैं। इसीलिए हमको देखना पड़ेगा किसी और तरह से इसको हम किस तरह से रशिया को पेमेंट कर सके, पर इसी पे विचार विमर्श जरूर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया। यूके देवनाथ सर, आपके पास आते हैं और मैं इन्हीं डिफेंस डायनेमिक्स पर आपसे फोकस करते हुए बात करना चाहूंगी कि इन डिफेंस डायनेमिक्स को बेहतर करने के लिए आज होने जा रही बायलैटरल टॉक में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि जॉइंट मिलिट्री प्रोडक्शन, इस पर भी रशिया के साथ हमने बहुत गौर किया है और इसको हमने बढ़ाने की कोशिश की है। आज होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में इन मुद्दों को किस तरीके से शामिल किया जाएगा, संभावित क्या है? जी हाँ पूर्णिमा, डिफेंस डील्स के साथ जो बातचीत होगी रूस के साथ, उसका एक तो छोटा वाला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि S-400 की जो सप्लाई है इंडिया को, हमने 5 रेजिमेंट्स के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट डील साइज की थी। अभी तक 3 स्क्वाड्रन्स आ गई हैं। बाकी दोनों स्क्वाड्रन्स की डिलीवरी में थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि शायद रूस अपने यहाँ S-400 जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है वो पूरा का पूरा यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर रहा है। तो भारत इस चीज को समझता है। रूस ने हमें पूरे कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है और कहा है कि जैसे ही यूक्रेन का युद्ध समापन की तरफ जाएगा या वहां प्रेशर कम हो जाएगा, रूस तुरंत S-400 की जो बाकी 2 बची हुई स्क्वाड्रन्स हैं वो भारत को डिलीवर कर देगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है कि भविष्य में आज से 10 साल या 20 साल के बाद हमें एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान के पास फिलहाल कोई भी स्टेल्थ फाइटर नहीं है, ना ही भविष्य में, निकट भविष्य में कोई संभावना है। लेकिन चीन जो है अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर को, वो दावा करता है कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। उसकी नुमाइश अक्सर LAC के पास तिब्बत के आसमान में कर रहा है। और भारत की एयरफोर्स को यह लगता है कि भविष्य में चीन ज्यादा से ज्यादा संख्या में J-20 की डिप्लॉयमेंट तिब्बत में कर सकता है। ऐसी हालत में हमें एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर चाहिए। हम जो भारत में AMCA बना रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा बढ़िया स्टेल्थ कैपेबिलिटीज नहीं होंगी। तो या तो हमें एक स्टेल्थ फाइटर अमेरिका से F-35 F-22 लेना पड़ेगा, या हमें रशिया से लेना पड़ेगा Sukhoi 57। अमेरिका भी बहुत इंटरेस्टेड है भारत को देने के लिए, क्योंकि उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि भारत अमेरिका से कोई भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर F-35 F-22 खरीद ले। लेकिन इससे भी बहुत बड़ा मुद्दा है स्ट्रेटेजिक। देखिए, एक जमाना था जब दुनिया में कोई भी देश हमें MTCR के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म के तहत हमें क्रायोजेनिक्स इंजन नहीं दे रहे थे, और रूस ने उस वक्त भारत को आगे बढ़ के मदद की। आज जो हमारी इसरो इतनी उपलब्धियां हैं, उनकी सारी उपलब्धियां शुरुआती दिनों में आज तक भी रशियन क्रायोजेनिक इंजन की वजह से ही है। ब्रह्मोस को देख लीजिए, दुनिया में कोई भी देश हमें किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, और अब हमारी जब हमने ब्रह्मोस को प्रोडक्शनाइज किया है रूस के साथ एक जॉइंट वेंचर में, पूरी दुनिया में दुनिया में बहुत ही सफल वेपन सिस्टम माना जाता है। तो एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट भी है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में भविष्य में जो भी हम वेपन सिस्टम बनाए या अम्युनिशन बनाए, वो रूस की मदद से या
पश्चिमी देशों की मदद से बनाए, लेकिन हमें पश्चिमी देशों से शायद थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है ये दिखाता है कि जब भी युद्ध हुआ है तो अमेरिका ने भी भारत से थोड़ी दूरी बना ली, और पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा थोड़ा खुश रखना चाहता है। शायद हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम रूस के थोड़ा और नजदीक जाएं। जी पूर्णिमा जी। लेकिन जो आपने जिक्र किया जब ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, क्योंकि जब यूके देवनाथ सर ये कह रहे हैं कि हमें रूस के और नजदीक जाना पड़ेगा, अगर मैं इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में कहूँ और अगर एज एन एक्सपर्ट नहीं एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह मैं कहूँ, तो रूस के करीब जाना मतलब कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के अंदर एक भले ही ना कहते हुए भी इस बात का एहसास होना कि ये रूस के बहुत करीब हैं, और रूस को लेकर नाराजगी पश्चिमी देशों की बहुत जग जाहिर रही है। अभी सर ने उस जॉइंट वेंचर का जिक्र किया जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर नजर आया, लेकिन इंडिया को एक प्रोडक्शन बेस की तरह इस्तेमाल करना ताकि हम थर्ड कंट्रीज को उन इक्विपमेंट्स को भेज सकें, उन तक पहुंचा सकें, ऐसे में इंडिया एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं कि ये डेवलप करेगा? और दूसरा, ये कितना इंपॉर्टेंट है खुद भारत के लिए भी, न सिर्फ थर्ड कंट्रीज के लिए बल्कि खुद भारत के लिए भी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया पूर्णिमा जी आपने। और भारत को अपना जो इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो अपवर्ड जानी चाहिए, क्योंकि आप देखिए हम सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, लेकिन हमने अभी देखिए 1 लाख, अभी कल परसों ही ये रिपोर्ट आया हुई है कि 1,26 करोड़ रुपए का हमने अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो किया हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए का हमने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। हमारी कई कंट्रीज हैं, जैसे आपने देखा फिलीपींस में ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल्स दी गई हैं, बांग्लादेश है, वियतनाम है, और भी इस तरह के कई कंट्रीज हैं जो हमारा इक्विपमेंट ले रहे हैं। तो हमें इंडिजिनियस प्रोडक्शन को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, हमें थोड़ी अपनी प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ वर्क ऑडिट नहीं होगा, हालांकि जितने भी डीआरडीओ के लैब से या जितने डिफेंस प्रोडक्शन के पीएसयू से मोदी साहब की गवर्नमेंट ने उनको रीवैम्प किया है, उनको बिल्कुल राइट साइजिंग की है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन जब तक देखिए अमेरिका एक बहुत बड़ा डिपेंडेबल अलाई नहीं है, तो भारत को दोनों तरफ अपना जो झुकाव है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें बिग टिकट कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के साथ साइन करते हैं तो हमें रशियन इक्विपमेंट, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये जो T-90 है या सुखोई है, ये सब जो हमारा इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो इतनी जल्दी फेज आउट होने वाला नहीं। आप देखिए मिग सन 60 के जो हवाई जहाज थे अभी भी उड़ाए जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमको एक फास्ट ट्रैक मोड में अपना इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम है। देखिए हमने अंतरिक्ष की जो यात्रा है उसमें हमने बहुत मतलब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो लेकिन हम एक इंजन, हम एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको नहीं हम मतलब प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो ये भारत को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा, और अगर हमें सुपर पावर का सपना जो हम देख रहे हैं, अगर हमें उसे साकार करना है तो यही एक ऐसा है जिसमें आप देखिए चाइना, क्यों 1980 तक भारत चाइना एक साथ थे, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस चाइना ने दिखाई है वो आज सुपर पावर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत को भी इंडिजिनाइजेशन पे ध्यान देना पड़ेगा और इसको एक फास्ट ट्रैक मोड पे लाना पड़ेगा।